ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों, आपके अंदर जीतने का जुनून होना चाहिए। बस आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए, फिर हर सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज हमारी यूपी जीके की क्लास है क्लास 5, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 5 है। ठीक है साथियों, इससे पहले जो क्लास 4 थी उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य से अपनी सीमा बनाता है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। तो देखते हैं साथियों, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला ऐसे बनता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। जरूरी नहीं है कि एक ही पूछा जाए, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दूसरे नंबर का जिला कौन सा है या तीसरे नंबर का जिला कौन सा है। तो इसीलिए ये मैंने 4-5 जिले लिख दिए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले। 5 जिले हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। पहला जिला है आपका लखीमपुर खीरी, उसके बाद दूसरा है सोनभद्र, इसके बाद है हरदोई, इसके बाद है सीतापुर, इसके बाद है प्रयागराज। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले 5 जिले। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक, तो उसका पहले नंबर पर है आपका हापुड़। ठीक, पहले नंबर पर हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद भदोई है, उसके बाद शामली है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर जो कि किस नाम से जाना जाता है, नोएडा बोलते हैं इसको। ये भी आपके सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले ये रहे आपके। ठीक, शामली आपका सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो सबको पता ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, लखनऊ को कितने जिले अपनी सीमा बनाते हैं, लखनऊ के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लखनऊ से लगती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं। 5 जिलों की जो सीमा है वो लखनऊ से लगती है। कौन कौन से जिले हैं? एक आपका बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव। ये 5 जिले हैं, ये 5 जिले हैं जो आपके लखनऊ से सीमा बनाते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो कौन सा है आपका? ललितपुर है आपका जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा एक ही जिले से लगती है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी सीमा सिर्फ एक जिले से साझा करता है। तो वो है आपका कौन सा है? वो भी है आपका ललितपुर। ललितपुर सिर्फ एक जिले से अपनी सीमा बनाता है। किस जिले से? झांसी से। याद रखेंगे, ललितपुर सिर्फ झांसी से अपनी सीमा बनाता है। ठीक, क्लियर। इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है
जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो उसका आंसर है आपका हरदोई। क्या? हरदोई। हरदोई एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? ये आपका 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 9 जिलों के साथ। तो ये है आपके क्वेश्चंस, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि आपका जो भारत है आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। जब भारत आपका गोंडवाना लैंड का भाग है तो आपका उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, गोंडवाना लैंड के भाग का ही, उसके भाग का ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। क्या? उसमें भी गोंडवाना लैंड के भाग में भी किसका है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के भाग को ही क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो आपका 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं 3 भाग आपके? पहला भाग है आपका भावर और तराई क्षेत्र। ठीक, इसके बाद दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका दक्षिण का पठारी भाग। क्या? दक्षिण का पठारी भाग। ये 3 भागों में उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हुआ है। ठीक, इसके बाद अब इन तीनों भागों को बारी बारी पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में भावर का विस्तार है, उत्तर प्रदेश में ये जो भावर और तराई क्षेत्र है, इसमें देखते हैं कि जो भावर क्षेत्र है वो कितना है और तराई क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और भावर का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए यूपी का एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। जैसे कि मुझे बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी एक तरह से बना लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो ये आपका ऊपरी है, ये है आपका भावर का क्षेत्र। कौन है? भावर क्षेत्र। ठीक, और जो उसके भावर क्षेत्र के नीचे है ये है आपका तराई क्षेत्र। कौन सा है? ये वाला भाग है, ये है आपका तराई क्षेत्र। और जो उत्तर प्रदेश के ऊपर में है ये है, क्या है आपके? यहाँ पर क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र का विस्तार। जो भावर क्षेत्र का विस्तार है आपका सहारनपुर से कुशीनगर तक। कहाँ है? सहारनपुर से कुशीनगर तक। ठीक, तो जो ये भावर क्षेत्र है आपका सहारनपुर से कुशीनगर तक, तो इसकी बात करें, ये पश्चिम में इसकी चौड़ाई है आपकी 340 किलोमीटर। कितनी? 340 किलोमीटर। और पूर्व में सकरा हो जाता है। जैसे सहारनपुर से कुशीनगर की तरफ जाता है तो उधर तक जाते जाते उधर मतलब सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक, अब जो भावर क्षेत्र है यहाँ पर क्या होते हैं? मोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं। क्या? मोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं। ठीक, ये पत्थर कैसे आते हैं? जो आपके यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से जो नदियां आती हैं, नदियों के साथ जो पानी के साथ जो पत्थर आते हैं वो आपके भावर क्षेत्र के किनारों पर जमा हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपके पत्थर आते हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं। ठीक, तो भावर क्षेत्र में आपके मोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं। जब मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर कृषि क्या होगी? कृषि नहीं हो पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी। ठीक, और नदियां जब मोटे मोटे पत्थर जमा हो जाते हैं तो नदियां वहां पर विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त।
का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू हो जाता है, दिखना बंद हो जाती है। विलुप्त का मतलब ये है कि जो मोटे मोटे पत्थर आते हैं, तो पत्थर बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो उन पत्थरों के नीचे से नदियां हो जाती हैं। जो नदियों का पानी है उन पत्थरों के नीचे से जाने लगता है, ठीक। इसलिए वहां पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पानी जो है पत्थरों के नीचे से जाने लगता है, ठीक। समझ गए भावर क्षेत्र, ठीक। इसके बाद जो तराई क्षेत्र है आपका, तराई क्षेत्र ये वाला है, जो भावर क्षेत्र के नीचे है वो है आपका तराई क्षेत्र, ठीक। अब तराई क्षेत्र का विस्तार कितना है, यहाँ पर तराई क्षेत्र का आपका विस्तार है सहारनपुर से देवरिया। अब ये जो तराई का क्षेत्र है ये आपके इसका जो है ये आपके भावर के क्षेत्र से मतलब अपोजिट है। ये क्या है, पश्चिम में पतला है मतलब सकरा है और पूर्व में चौड़ा है। देवरिया में लगभग ये हो जाता है 80 से 90 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, और ये पश्चिम में सकरा रहता है, सकरा मतलब पतला रहता है, ठीक, मतलब पतला रहता है, ठीक। और यहाँ पर नदियां क्या होती है, जब ये यहाँ पर नदियां पत्थरों के नीचे से निकलने लगती हैं, यहाँ पर आके ये फिर से नदियां दिखने लगती हैं। क्या हो जाता है, नदियां दिखने लगती हैं, दिख जाती हैं, नदियां यहाँ पर दिख जाती हैं, ठीक। और खेती, यहाँ पर खेती आपकी हो सकती है, मतलब खेती होती है, यहाँ पर आपकी खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर होते नहीं है, यहाँ पर खेती आपकी होती है, ठीक। नमी अधिक होती है, क्योंकि नदियों के किनारे की जमीन है तो नमी अधिक होती है, नमी अधिक होती है। और वर्षा इधर ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, नमी अधिक होती है और वर्षा भी इधर आपकी खूब होती है। और खेती कैसी होती है, जो मतलब जिस फसल को ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि नदियां इधर होती है, वर्षा भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर कौन सी खेती होती है, जैसे आपकी गन्ना और धान, जिन फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है वो फसलें आपकी तराई क्षेत्र में होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बाद में देखते हैं। साथियों, पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा भावर और तराई क्षेत्र, ठीक। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है गंगा यमुना का मैदान। क्या है, गंगा यमुना का मैदान। बात करें ये जो गंगा यमुना का मैदान है ये आपका कौन सा भाग है जो यूपी का जो ये नक्शा था ना, ये था आपका भावर का क्षेत्र और ये था आपका तराई का। इसके बाद जो है ये है आपका गंगा यमुना का, ठीक। इसके बाद जो ये नीचे का है ये है आपका दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण में है तो क्या है, दक्षिण का पठारी भाग, ठीक। तो इसके बाद आपका जो ये दूसरा पॉइंट है गंगा यमुना का मैदान। बात करें इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो इसका निर्माण होता है गंगा यमुना तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से। कैसे होता है इसका निर्माण, तो गंगा यमुना और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, अवसाद मतलब जो बेस्ट चीजें जैसे कंकड़ पत्थर कुत्ता बिल्ली ये सारा सब कुछ जो बेस्ट चीजें होती हैं उनके द्वारा इसका गंगा यमुना के मैदान का निर्माण होता है। यहाँ ये आपका ये वाला जो भाग है ये है आपके गंगा यमुना का मैदान। और जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जो यहाँ की मिट्टी होती है वो कैसी होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कैसी, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही यहाँ पर कछारी मिट्टी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद है आपका फसल। बात करें इस भाग में जो गंगा यमुना का मैदान है यहाँ पर फसल मतलब किस प्रकार की फसल की जाती है, तो यहाँ पर हर प्रकार की फसल की जा सकती है। यहाँ की मिट्टी हर तरह की फसल करने के लिए उपजाऊ है, ठीक। अब जो ये गंगा यमुना का मैदान होता है इसी में एक भाग होता है आपका खादर क्षेत्र, एक भाग होता है बांगर क्षेत्र, ठीक। तो जो ये खादर क्षेत्र होता है ये होता है आपका, बात करें इस जो खादर क्षेत्र होता है इसका निर्माण कैसे होता है,
तो खादर क्षेत्र जो होता है इसका निर्माण होता है, जो नदियां जो होती हैं वो बाढ़ के पानी के साथ, जो नदियां बाढ़ के पानी के साथ नई मिट्टी और अवसाद लेकर आती हैं, जो किनारों पर जमा हो जाता है, उससे ही इसका निर्माण होता है खादर क्षेत्र का। ठीक, जो गंगा यमुना जो भी नदियां होती हैं, जो पानी बाढ़ का पानी आता है ना, बाढ़ के पानी के साथ जो भी नई मिट्टी और अवसाद जो कुछ भी लेके आते हैं, वही जो किनारों पर जमा हो जाता है, उसी से आपके खादर क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक, बात करें यहाँ पे जो जमीन होती है वो कैसी होती है, तो उपजाऊ होती है, खूब उपजाऊ होती है, क्योंकि जब अवसाद आ रहा है, सावली चीजें जो सड़ी गली चीजें आ रही हैं, तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक, ये हो गया आपका खादर क्षेत्र। और जो बांगर क्षेत्र होता है, बांगर क्षेत्र वो होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर नई मिट्टी नहीं आ पाती है, तो वो होता है आपका बांगर क्षेत्र। और बांगर क्षेत्र की जो जमीन होती है वो आपकी उपजाऊ नहीं होती है, मतलब बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक, तो ये आप समझ गए गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान के दो भाग होते हैं, खादर क्षेत्र होता है, बांगर क्षेत्र होता है। खादर जो क्षेत्र होता है ये अधिक उपजाऊ होता है, यहाँ पर जो नदियां आती हैं नई मिट्टी और बाढ़ के पानी के साथ वो सब नई मिट्टी और साथ लेके आती हैं, तो उसकी जमीन जो है अधिक उपजाऊ हो जाती है। और जो आपका बांगर क्षेत्र होता है, यहाँ पर नदियां का जो बाढ़ का पानी आता, बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वहां की मिट्टी वही पुराना सब कुछ रह जाता है, इसलिए वो जमीन उपजाऊ नहीं रह पाती है, मतलब कम उपजाऊ होती है। ठीक, इतना समझ गए आप। इसके बाद है आपका दक्षिण का पठारीय भाग। जो ये वाला भाग है आपका, ये है आपका दक्षिण का पठारीय भाग। ठीक, तो दक्षिण का पठारीय भाग। अब बात करें पठारी, मतलब पठार क्या होता है, माइंड में ये चीज आएगी ना कि पठार क्या होता है। तो पठार होता है आपका चट्टान। क्या होता है, चट्टान। जो चट्टान होता है वो आपका पठार होता है, और जो ऊपर से समतल हो, ऐसा समान हो, और जिसको लगभग 400 मीटर की दूरी से देखा जा सके, उसको हम पठार कहते हैं। जैसे एक रूम में कोई टेबल रख दी जाए, ऊपर से समतल, जमीन से ऊंचाई भी, तो इस तरह से, ठीक, उसको पठार कहते हैं। अब बात करें दक्षिण के पठारीय भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका लगभग 45,200 किलोमीटर। कितना है, लगभग 45,200 किलोमीटर। ठीक, अब ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश प्लस एमपी में, क्योंकि ये दक्षिण में है तो इसका कुछ भाग एमपी से भी लगता है, दक्षिण का पठारी भाग। ठीक, इतना समझ गए आप साथियों। बहुत मेहनत से क्लास बताई है, अब जैसे भी मतलब अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।